सुनने वाले हैं तो स्टोरीज को लास्ट क्लास में सुनेगा तो जल्दी से हैंड फ्री लगा लें, लाइट्स ऑफ करके आंखें बंद कर लें, क्योंकि ये स्टोरीज आपको इमेजिनेशन में ले जाने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली है और मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे कज़न के साथ पेश आई थी, जिनका नाम अरीब था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये वाक़या आज से तकरीबन 15 साल पहले का। इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी और मेरे कज़न की उम्र 22 साल थी। एक दिन उन्होंने एक ट्रिप प्लान किया जिसमें मैं भी शामिल था और हमारे कुछ दोस्त कज़न्स भी शामिल थे जो मुझसे छोटे और बड़े थे। हमारे साथ अरीब भाई के कुछ दोस्त भी थे। हम कुल 12 लड़के थे। जब हमने ट्रिप प्लान किया तो हमारे घर वालों ने हमें जाने से मना किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि लड़के मस्तियाँ करेंगे और कोई मसला ना हो जाए। लेकिन हमने इन्हें मना लिया और रात के 4 बजे हम निकल गए। हमने फैसला किया कि पहले ठट्टा नहीं जाएंगे, पहले करली जाएंगे। वहाँ हमने काफ़ी घूमा फिरा और एंजॉय किया। सब कुछ ठीक था। शाम हो गई और फिर हम करली से निकले। रास्ते में हमने सोचा कि ठट्टा तो हम गए ही नहीं, तो सब ने फैसला किया कि ठट्टा भी चलते हैं। हम रास्ते में तस्वीरें भी खिंचवाते जा रहे थे। मेरे कज़न के एक दोस्त अपना कैमरा लेकर आए थे, क्योंकि इस वक्त स्मार्टफोन नहीं होते थे। जब हम ठट्टा पहुंचे तो वहाँ भी हमने घूम फिर कर तस्वीरें ली और फिर वापसी के लिए निकल पड़े। अचानक मेरे कज़न अरीब भाई की तबीयत ख़राब होने लगी। हमने इन्हें पानी पिलाया और हमें ये मामूली सी बात लगी कि सफ़र में ऐसा हो जाता है कि चक्कर आना, उल्टी आना वगैरह। लेकिन फिर भी हमें फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि अरीब भाई की तबीयत वाकई में बिगड़ती जा रही थी। जब हम घर पहुँचे तो हमने देखा कि अरीब भाई बेहद परेशान थे। मैं अपने कमरे में चला गया और वो अपने कमरे में चले गए। रात के बीच उनके कमरे से चीखने की आवाज़ें आईं। हम सब जाग गए और उनके कमरे की तरफ दौड़े। उनके वालिदैन भी उनके कमरे की तरफ गए। जब दरवाज़ा खुला तो देखा कि अरीब भाई अपने बिस्तर से तकरीबन 3 फीट ऊपर हवा में थे और बहुत खौफनाक आवाज़ में चीख रहे थे। ये मंजर देखकर हम सब के होश उड़ गए। हम कुरान की सूरत तिलावत करने लगे और उन पर फूंकने लगे। अरीब भाई तड़पने लगे और उनके वालिदैन मुसलसल दुआएं पढ़ने लगे। उनका जिस्म अकड़ने लगा और वो बहुत अजीब सी आवाज़ें निकालने लगे, जैसे कोई औरत चीख रही हो। हम सब बहुत खौफज़दा थे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उनके वालिदैन ने डॉक्टर्स को बुलाने का फ़ैसला किया। मेरे वालिद ने कहा कि ये मामला डॉक्टरों का नहीं है, बल्कि कुछ और है। फिर मेरे वालिद ने एक बुज़ुर्ग को बुलाया जो हमारे ख़ानदान को अच्छी तरह जानते थे। जब वो बुज़ुर्ग आए तो इन्होंने बताया कि अरीब भाई पर चुड़ैल का साया है और वो इन्हें ख़त्म कर चुकी है। फिर हमने दोबारा डॉक्टर से रब्ता किया, जिन्होंने बताया कि अरीब भाई के जिस्म के अंदर कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर हम सब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अरीब भाई की मौत के बाद हमने जब उस ट्रिप की तस्वीरें देखी तो एक तस्वीर में ठट्टा की एक पुराने दरख्त के नीचे अरीब भाई के पीछे एक औरत का साया साफ नज़र आ रहा था। ये तस्वीरें उस बात का सबूत थी कि बुज़ुर्ग ने जो कहा वो सच था। अदनान भाई, ये था वो वाक़या जो मेरे कज़न के साथ पेश आया। मुझे उम्मीद है कि आप अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे। अली, आपको चाहिए था मुझे स्टोरी के साथ वो पिक्चर भी भेज देते। बहरहाल हो सके तो वो पिक्चर हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मेरा नाम उज़ैर है और मैं रावलपिंडी के दही इलाके का रहने वाला हूँ। मैं तकरीबन 2 माह से आपका सब्सक्राइबर हूँ और जो अंदाज़ आपका कहानी सुनाने का है वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। वैसे ऐसा अंदाज़ मुझे यूट्यूब पर अभी तक किसी का नहीं मिला। मेरे पास 2 वाक़यात हैं, एक जो मेरे अब्बू के साथ हुआ और दूसरा जो मेरे साथ हुआ। तो पहले मैं अब्बू का वाक़या बताऊँगा, बाद में जो मेरे साथ हुआ तो ये मैं अब्बू की ज़ुबानी बताऊँगा। ये बात तकरीबन 1988 की है, जब बिजली नई नई हमारे इलाके में आई थी और घरों में टॉयलेट का निज़ाम अभी नहीं आया था। लोग जैसे कि
बाहर खुली जगहों पर ही वॉशरूम के लिए जाया करते थे। मैं इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का मुलाजिम था। हमारे इलाके से इस्लामाबाद तकरीबन कोई 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। तब तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं चलती थी। गांव से मुख्तलिफ वक्तों में गाड़ियां जाती थीं। हमारी रूटीन थी मेरे अब्बू और दादा की कि वो तकरीबन 4 बजे रात को उठ जाते थे और 4:30 या 4:45 तक तैयार होकर अपने स्टॉप पर जाते और वहाँ से गाड़ी में अपने काम पर चले जाते। तो वह कुछ यूँ कि दिसंबर का महीना था। जैसे कि सभी को पता है कि दिसंबर में सर्दी भी बहुत होती है और ऊपर से रात भी लंबी होती है। बंदा सोते सोते थक जाता है। मेरे साथ ये वाक़या तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे पेश आया। मेरी आंख अचानक खुली तो मैंने सोचा कि शायद 4 बज गए हैं, तो मैं उठ गया। उस वक्त घरों में बैतुल खुला का इंतज़ाम नहीं होता था, इसलिए मुझे अपने घर से तकरीबन 30-35 मीटर दूर एक खुली जगह जाना पड़ा। मैंने सोचा कि ये हाजत पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि रात के उस पहर कौन आएगा यहाँ। इस जगह की दूसरी तरफ एक घर था जहाँ लोगों ने एक बल्ब खंभे के ऊपर लगा रखा था, लेकिन गली में रोशनी नहीं थी। मैं वहीं बैठ गया और जैसे ही फारिग होकर उठा तो क्या देखता हूँ कि उस खंभे के साथ एक चीज़ खड़ी है जिसका कद उस खंभे से भी ऊपर था। मैं उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि वो शक्ल सूरत में इंतहाई खौफनाक थी और वो आकर रोशनी के नीचे खड़ी हो गई। तो मुझे कोई शक नहीं रहा। अदनान भाई, उसका चेहरा इतना बड़ा था और इसके बाल सर से लेकर पांव तक बिखरे हुए थे। उसकी आंखें एक हार्ड बॉल जितनी बड़ी थी और मुकम्मल तौर पर सफ़ेद थी। उसके दांत इतने लंबे थे कि मुंह से बाहर निकले हुए थे। उसकी ज़ुबान बाहर लटक रही थी। चेहरा इस कदर स्याह था कि बयान नहीं कर सकता। जब ये मंजर मेरे सामने आया तो मैं सकते में चला गया। मैं सकते में भी उसे देख रहा था और डर से कांप रहा था। फिर मेरे ज़हन ने काम किया। मैंने अपनी शलवार बांधी और जो भी दुआएं आती थीं पढ़ना शुरू कर दी। हिम्मत करके मैंने जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाया और पीरो मुर्शद को याद किया। उसी दौरान ऐसा हुआ कि वो जिस तरफ से आई थी उसी तरफ वापस जाने लगी। जब वो मुझसे तकरीबन 40-50 कदम दूर हुई तो मेरे जिस्म में जान आ गई। शायद ये मेरी बहादुरी थी या दीवानगी। जब वो मुझसे थोड़ा फासले पर हुई तो मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ वो खड़ी थी और सोचा थोड़ा आगे बढ़कर देखूं कि वो कहाँ जाएगी। इतनी देर में वो गली के आखिर तक पहुँच चुकी थी और दूसरी तरफ मुड़ने लगी। जब उसकी नज़र पीछे मेरी तरफ पड़ी तो उसने मुझे पीछे आते देखकर गुस्से में मेरी तरफ दौड़ लगाई। उसके पीछे भागते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसे किसी ने सर से खींचा, क्योंकि मुश्किल से मेरी तरफ मुड़ी थी और भाग रही थी। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मैं दरवाजे से ज़ोर से टकराया, जिससे घर वालों को भी खबर हो गई और वो भी जाग गए। घर आया, दरवाजे को कुंडी लगाई और जहाँ सब बैठे थे वहीं बैठ गया। सब उठ चुके थे तो इन्हें बताया कि मैंने क्या देखा। उसके बाद मुझे बुखार चढ़ गया। सुबह उठा और जूते उठाने गया, काम से छुट्टी की और अपने पीर साहब के पास गया। जब इन्हें रात का वाक़या बताया तो इन्होंने कहा कि तूने चुड़ैल देख ली थी, फिर उसके पीछे जाने की क्या ज़रूरत थी। बड़ी मुश्किल से काबू की थी। अगर तू पीछे ना आता तो वो तुझे छोड़ती नहीं। पीर साहब ने मुझे तावीज़ दिए और कुछ अगरबत्तियाँ दी। इस वाक़ये के बाद वो मुझे इस शक्ल में दोबारा नज़र नहीं आई, मगर कभी कभार तंग करती रही। मतलब ये कि मैं जब अलग कमरे में सोता था तो मुझे बाहर से किसी के ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारने की आवाज़ आती, मगर नुकसान नहीं पहुँचाती, बस डराती थी। फिर मैं भी बाद में भी कहीं बाहर दिखी। जैसे कि आप जानते हैं कि देहातों में लोग गर्मियों में सहन में सोते हैं। एक बार गली से आवाज़ आई कि भैंस चल रही है और साथ में रस्से और कीलों की भी आवाज़ आ रही थी। हम सब जाग गए। मैंने अपनी पिस्तौल उठाई और दीवार के ऊपर से बाहर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद कोई चीज़ है जो इस तरह करती रहती है। लोग भी कहते हैं कि ऐसा होता है। फिर एक बार दोबारा गर्मियों में बारिश की वजह से सब बरामदे में आ गए। बारिश के बाद आसमान साफ हुआ और चांदनी की रोशनी आई। मैंने देखा कि कोई चीज़ हमारे कमरे की छत से पाँव नीचे किए बैठी हुई है। मेरे पास पुरानी चांदी की टॉर्च थी
जिसमें मोटे 3 सेल डाले जाते थे। मैंने उसे उठाया और उस तरफ रोशनी मारी। वो छत से कूद कर मुर्गियों के पिंजरे में जा पहुंची और हाँ, वहाँ से गली में जाकर गायब हो गई। इस तरह के कई वाक़यात होते रहे, लेकिन अब शायद वो चीज़ें यहाँ से चली गई हैं, क्योंकि अब यहाँ ज़्यादा आबादी है और पहले की तरह जंगल नहीं रहा। अब कभी इसके आने का एहसास नहीं हुआ। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो अपलोड कर देना। और भी कहानी है, कुछ दिनों बाद सुनाऊंगा। मेरा नाम खलील और मेरे बेटे का नाम उज़ैर। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम शान है और मेरा ताल्लुक कराची गुलशन हदीद से, लेकिन अब मैं यूके आ गया हूँ। ये बात 2012 की है, जब मैं और मेरा दोस्त रात देर तक पढ़ाई किया करते थे। उस वक्त हम बीकॉम के तालिब इल्म थे और रोज़ाना फजर की अजान तक पढ़ते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा दिल बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था, और जब मैंने अपने दोस्त से कहा तो उसका भी दिल नहीं कर रहा था कि वो मज़ीद पढ़ाई करे। तो हम दोनों ने सोचा कि आज नहीं पढ़ते और आराम करते। मैंने दोस्त से कहा कि मुझे घर छोड़ दो, क्योंकि उस वक्त मेरे पास बाइक नहीं थी। दोस्त ने फ़ौरन मान लिया। यहाँ बताता चलूँ कि मेरे घर और दोस्त के घर का फासला तकरीबन 2 मील का था। उस वक्त रात के ठीक 3:20 हो रहे थे जब मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे बाइक पर घर ड्रॉप कर दो। जैसे ही हम बाइक पर निकले तो उसके घर के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था जो उस वक्त सो रहा था। दोस्त ने बाइक स्टार्ट की और फिर हम निकल गए। जैसे ही हम कुछ दूर गए, अचानक मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा 3 से 4 फीट हवा में एक लंबे कद की औरत थी। इसके बाल इतने लंबे थे कि वो ज़मीन को छू रहे थे और वो बिल्कुल सफ़ेद लिबास में थी। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसका मुंह दूसरी जानिब और पीठ हमारी तरफ थी। मैंने फ़ौरन दोस्त को हाथ मारा और कहा कि रुक जाओ। उस वक्त दोस्त का ध्यान बाइक चलाने पर था। जब उसने आगे देखा तो फ़ौरन ब्रेक लगा दी और देखा कि वो हवा में मुअल्लिक थी। मैंने दोस्त से कहा कि ये वक्त सही नहीं है, हमें फ़ौरन वापस चलना चाहिए। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जिस वक्त हम उस औरत को देख कर रुके थे, उस वक्त हमारे और उसके दरमियान तकरीबन 100 फीट का फासला था। खैर, हमने बाइक वापस मोड़ ली और घर आकर सोचने लगे कि वो कौन थी। दोस्त ने कहा कि चलो यार, पैदल चल कर देखते हैं कि वो कौन है। मैंने भी कहा कि हाँ, देखते हैं। जैसे ही हम घर से पैदल उस औरत को देखने के लिए निकले तो साथ में दोस्त का कुत्ता भी हमारे पीछे आ गया। हमने देखा कि वो वैसे ही हवा में मुअल्लिक थी और उसका मुंह उसी सिमत में था। हम देख ही रहे थे कि अचानक उस कुत्ते ने उसे देखकर भौंकना शुरू कर दिया। जैसे ही कुत्ता भौंका, फौरन उस औरत का मुंह हमारी तरफ हो गया। वो वाकई दिल दिला देने वाला मंजर था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और वो औरत पूरी तरह स्याह थी। हमने फ़ौरन दौड़ लगा दी और घर आकर जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, हमें महसूस हुआ कि बाहर दरवाजे पर भारी भरकम हवा लगी। फ़ौरन दोस्त और मैंने यासीन शरीफ निकाली और पढ़ना शुरू कर दी। कुछ देर बाद फजर की अजान हो गई। फिर जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो वो औरत गायब हो चुकी थी। बस ये मेरा सच्चा वाक़या है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और वो औरत आज तक नहीं भूली। बराए मेहरबानी मेरी स्टोरी अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम आदिल मलिक है और मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर, क्योंकि मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है, इसलिए भी आपके साथ अपनी कहानी शेयर कर रहा हूँ। पुराने फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं था। मैं भारत के उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ से हूँ और मेरी उम्र 22 साल है। ये वाक़या तकरीबन 8 साल पुराना है। हुआ कुछ यूँ कि शुरू में मुझे समझ नहीं आया ये ख्वाब है या हकीकत। गर्मियों का मौसम था और अक्सर बिजली चली जाती थी। सब लोग छत पर सोने के लिए चले जाते थे। उस रात भी ऐसा ही हुआ। बिजली चली गई और सब छत पर चले गए, जबकि मैं नीचे ही रह गया। रात के 2 बजे का वक्त होगा। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक औरत बैठी है। इसने मेरा गला दबाया हुआ है। मुझे सांस नहीं आ रही।
इसके नाखून बहुत लंबे थे और इसकी जल्द ऐसी थी जैसे कोई औरत जल गई हो। इसकी आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि हु की आवाज़ निकाल रही थी। जब मैं बेचैन होकर उठा तो मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पास से हटकर दूसरे कमरे में चला गया। मैं जल्दी से उठा और ऊपर भाग गया और सो गया। अच्छी बात यह है कि हम कमरे में 0 वाट का बल्ब जलाकर सोते हैं। इस रोशनी में मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगली रात भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार मेरे भाई मेरे पास सोया हुआ था। उस जली हुई औरत ने मुझे फिर डराया। वो इतनी भयानक थी कि इस बार मेरी चीख निकल गई और मैं रोने लगा। मेरा भाई फौरन जाग गया और मुझे देखा। मैंने इसे बताया तो इसने कहा कि ये ख्वाब होगा, लेकिन अदनान भाई ये सच था, क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ था। सुबह हमारी अम्मी ने हमारे पास के मौलवी साहब से दम करवाया, फिर सुकून हुआ और कुछ महीनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर सर्दियों का मौसम आ गया। सर्दियों में हमारी फैमिली जल्दी सो जाती है। उस रात भी हम सो गए थे। रात को 1 बजे मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। उस वक्त हमारे बराबर में एक प्लॉट खाली था जिसमें एक जामुन का पेड़ था। रात को वो बहुत खौफनाक लगता था। हमारा वॉशरूम कमरे से थोड़ा आगे था। हमारे घर में बाथरूम और वॉशरूम अलग अलग बने हुए थे। दोनों की लाइट का स्विच बाथरूम में था। जिसको वॉशरूम जाना होता था इसे पहले बाथरूम जाना पड़ता था। वॉशरूम इस दीवार के पास था जहां जामुन का पेड़ था। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने उस पेड़ पर एक काला साया देखा जो मुझे ही घूर रहा था। वो बहुत भयानक था। मैं वहां से फौरन वापस आ गया और वॉशरूम नहीं गया। 1 घंटे बाद मुझे वॉशरूम बहुत तेज आने लगा, तो मैं फिर गया और पहले लाइट ऑन की, वॉशरूम गया। जैसे ही मैं फारिग हुआ और खड़ा हुआ तो मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई 4 से 5 साल का बच्चा रो रहा हो। रोना इतना खौफनाक था कि मेरे कानों के आर पार हो रहा था और रोते रोते मेरे करीब आ रहा था। उस आवाज़ को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ और करीब आती गई। मुझे लगा मेरा दिल जैसे बाहर आ जाएगा। मुझे लगा आज तो वो जैसे वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगा। वॉशरूम के अंदर कुछ भी कुरानी आयत नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि वो जगह नापाक होती है। वो आवाज़ बस मेरे और करीब होती जा रही थी। इतनी सख्त सर्दियों में मैं पसीने में लबरेज हो गया। मैंने दरवाजे के लॉक को कसकर पकड़ लिया। फिर आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। मैंने मौका देखा और बाहर निकला। बहुत तेज़ी से कमरे से भागा और रज़ाई में दुबक कर सो गया। सुबह सबको बताया तो फिर मौलवी साहब के पास गए, दम करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया। ये था मेरा एक सच्चा वाक़या। अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम सदाकत है और मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ। कोविड-19 के दौरान ईद उल अज़हा के दिनों की बात है, जब हम 6 दोस्तों का प्रोग्राम बना कि हम कश्मीर गंगा चोटी जाएंगे। हमने अपने घर से गोश्त भी उठा लिया ताकि वहाँ बारबेक्यू कर सकें। रास्ते में एक तालाब मिला जो कि क्वाला पुल से आगे था। उस तालाब में मछलियाँ थीं। मैंने अपनी बाइक रुकवाई और मछलियों के लिए नीचे चला गया। मेरे पास कोई सामान नहीं था तो मैंने पत्थर मारना शुरू कर दिया। वहाँ एक बुजुर्ग खड़ा था। उसने मुझे मना किया और कहा, यहाँ ऐसा ना करो। यहाँ मुझसे पहली गलती ये हुई कि मैंने पत्थर मारे। हम फिर वहाँ से रवाना हुए और बाग पहुँच गए। रात हो गई थी और वहाँ कोई कमरा खाली नहीं था। हमें एक गंदा सा होटल मिला जहाँ हमने रात का खाना खाया और सोने की तैयारी की। हम 3 दोस्त एक कमरे में सो गए। रात को जब मेरी आंख लगी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा सर और गला कोई पकड़ रहा है। मैं फौरन उठ गया। मेरे 2 दोस्त सोए हुए थे। उनमें से एक उसामा जाग गया। उसामा दूसरे दोस्त को उठाने चला गया, लेकिन कोई भी नहीं उठा। उसके बाद वो वापस आया और मुझसे कहा कि नीचे चलते हैं और कोई दवाई लेते हैं। उस वक्त तकरीबन 2-2:30 बजे का वक्त था। हम बाजार गए लेकिन कोई मेडिकल स्टोर खुला नहीं था। फिर हम पानी वाली साइड पर चले गए जहाँ एक तालाब था। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हमारे पीछे कोई आ रहा है। मैंने उसामा से कहा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। इसने कहा कि शायद अल्लाह की कोई मखलूक होगी।
फिर हमें एक औरत नजर आई जो दुल्हन के कपड़ों में थी और वो बहुत परेशान हाल लग रही थी। मैंने उसामा को कहा कि देखो वो औरत, लेकिन वो 3 बार गायब होकर फिर से नजर आई। उसामा ने मुझे कहा कि वापस कमरे में चलते हैं। जब हम जाने लगे तो मैंने उसकी शक्ल को देखा और मेरा सर पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गया। उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो मेरे सारे दोस्त मेरे पास थे और एक बुजुर्ग बाबा मेरे सर पर दम कर रहा था। इसके बाद मैं सो गया और सुबह जब जागा तो मेरे दोस्त मुझसे पूछने लगे कि आप नीचे क्यों गए थे। हमने इन्हें रात का सारा माजरा बताया। फिर हमने नाश्ता किया और गंगा चोटी की तरफ रवाना हो गए, जहाँ हमने खूब इंजॉय किया। वापसी पर 4 बजे का वक्त हो गया था और फिर वही मसला शुरू हो गया। मैं उसामा के साथ बाइक पर बैठता, इसकी बाइक के टायर पंचर हो जाते या कोई और मसला निकल आता। जब मैं दूसरी दोस्त के साथ बाइक पर बैठता तो पहले उसकी बाइक ठीक चल रही होती थी, लेकिन जैसे ही मैं बैठा उसकी ब्रेक फेल हो गई और हम एक पहाड़ के साथ जा लगे। उस दोस्त को कोई चोट ना आई, लेकिन मेरी एक बाजू टूट गई और सर पर भी चोट लगी। मुझे इस्लामाबाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ मेरा इलाज हुआ। फिर मैं घर आ गया। उसके बाद मुझे मुख्तलिफ तरह के ख्वाब आने लगे, जैसे मेरे हाथ पर कोई पत्थर मार रहा है या कोई मेरे बाल खींच रहा है। जब मैं उठ जाता तो कोई नजर ना आता। मैंने अपनी अम्मी को बताया तो वो मुझे दम वाले के पास ले गई। उसने मेरा इलाज शुरू किया, लेकिन मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी। मुझे दौरे पड़ने लगे और आज तक वही मसला चल रहा है। मेरे दोस्त उसामा की हादसे में मौत हो गई। आज भी मैं उस औरत को ख्वाब में देखता हूँ। ये मेरा वाक़या था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम आसिम है। हम सब घर वाले आपकी कहानियाँ बहुत शौक से सुनते हैं। मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे मामू की है। ये 2010 की बात है, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल गया हुआ था। नाना का घर छोटा सा है। उनकी 2 छतें हैं। एक छत से दूसरी छत का फासला तकरीबन 15 फीट का था। एक छत पर मेरे 2 छोटे मामू, नानो, मैं और मेरी 3 खाला सो रही थी, जबकि दूसरी छत पर मेरे सबसे बड़े मामू और नाना अबू सोते थे। उस रात भी सब मामूल के हिसाब से सो रहे थे, लेकिन मेरी सबसे छोटी खाला और नानो जाग रही थी। नानो तहज्जुद की नमाज पढ़कर लेटी थी, तो नानो और छोटी खाला बातें कर रही थी। अचानक इन्हें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आई, जो कि बहुत ही खौफनाक थी। वो आवाज़ मेरे तीसरे नंबर वाले मामू इरफान की चारपाई की तरफ से आ रही थी। जब नानो ने इधर उधर देखा तो मामू अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे और वो ये आवाज़ें निकाल रहे थे। नानो ने पूछा कि क्या हुआ है, ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रहा है, बाज आ जाओ। तो उस पर मामू ने चारपाई से छलांग लगा दी और छत के कोने पर खड़े हो गए। उस वक्त नानो हैरान और खौफजदा हो गई और इन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मामू ने वो छलांग चारपाई के ऊपर से एक ही बार में लगाई थी। ये देखकर मेरी छोटी खाला भी रोना शुरू हो गई। फिर खाला ने मेरे दूसरे मामू, जिनका नाम अदनान था, उनको उठाया। उस वक्त मामू इरफान ने दूसरी छत की तरफ छलांग लगा दी, जिसमें तकरीबन 15 फीट का फासला था। जब मामू अदनान ने मामू इरफान को पकड़ने की कोशिश की तो शोर सुनकर मेरे सबसे बड़े मामू भी जाग गए और इन्होंने मामू अदनान को ही पकड़ लिया। इन्हें लगा कि शायद दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं। उसी वक्त मामू इरफान ने दीवार की जानिब छलांग लगाने की कोशिश की। आपको बताता चलूं कि उस दीवार के पास बिजली की मेन तारें थीं। उस वक्त मेरी खाला बहुत डरी हुई थी, तो उन्होंने दोनों मामू से कहा कि आप जल्दी से इरफान भाई को पकड़ो, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। जब इन्होंने मामू इरफान को पकड़ा तो वो इतने ताकतवर हो गए थे कि इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। सब इन्हें पकड़कर नीचे वाले हिस्से में ले आए। मेरी नानी और नाना अबू ने मिलकर इन पर दम किया और इन पर दम वाले पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ है, आप सब ने मुझे क्यों पकड़ा हुआ और रो क्यों रहे हो। तो नानों ने उसी वक्त इन्हें गले लगा लिया और सारी बात बताई। मामू ने बताया कि जब मैं सो रहा था तो गर्मी की वजह से मेरा हलक खुश्क हो रहा था और मुझे प्यास लगी।
मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक औरत दीवार से नीचे उस तरह आ रही है जैसे कोई बच्चा अपने घुटनों के बल चल रहा होता है, जैसे वो क्रॉलिंग कर रहा होता है। उसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल और लाल आंखें। मुझे बहुत खौफ आया तो मैंने उसी वक्त आंखें दोबारा बंद कर ली। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो बिल्कुल मेरे सामने थी। मेरे और उसके मुंह के दरमियान बस एक हाथ का फासला था। मैं बहुत डर गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। और अब मैंने आपके सामने अपनी आंखें खोली हैं। अगले दिन मेरे नाना अबू ने एक आलिम से बात की और इन्हें कल रात पेश आने वाला वाक़या बताया। तो इन्होंने एक आमिल किया और मेरे नाना अबू को बताया कि आपके रिश्तेदारों में से किसी ने आप पर काला जादू करवाया है कि आपके तीनों बेटे बिजली की तार के साथ लगकर मर जाएं और आप भी इनके गम में मर जाएं और आप में से किसी को इस घर में रहना नसीब ना हो। फिर आलिम ने मेरी नानों को कुरान की कुछ आयत पढ़ने दी और कहा कि इन्हें पढ़कर पानी पर दम करें और सब घर वालों को पिलाना है और घर के चारों कोनों में भी छिड़कना है। ये अमल आपको रोज़ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम इस घर में रहते हैं और इस दिन के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरी एक स्टोरी थी, उम्मीद करता हूँ आप लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अब्दुल्ला और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहता हूँ। वाक़या मेरी खाला का है जो रावलपिंडी में रहती हैं। मेरी खाला में अल्लाह की तरफ से ऐसी सलाहियत मौजूद है कि उन्हें जुन्नात और चुड़ैलों की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। ना सिर्फ एहसास बल्कि इन्हें नज़र भी आ जाती है। वो ये भी बता सकती हैं कि फ़लाँ घर में जिन्नात हैं कि नहीं। जैसे मेरी नानों का घर, वहाँ भी जिन्नात हैं। तो अब अगर कभी वो वहाँ जाएं तो बता सकती हैं कि जिन हैं कि नहीं, और अगर हैं तो कहाँ। बहरहाल जो वाक़या मैं बताने लगा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि एक दिन जिस घर में वो रहती हैं वहाँ से सारी फैमिली मेम्बर्स किसी काम से घर से जा रहे होते हैं। मैं बताता चलूँ कि ये वाक़या जब हुआ तो उनके साथ मेरा कज़न रहता था जिसका नाम अवैस था। तो जब सारी फैमिली गई तो उनमें वो भी मौजूद थे। खैर सब चले गए और वो घर में अकेली थी। अब होता कुछ यूँ है कि वो बाथरूम में होती हैं तो कोई लाइट ऑफ कर देता है। जब वो बाहर आती हैं तो देखती हैं कि अवैस बाथरूम के सामने वाले सोफे पर बैठा और मुस्कुरा रहा है, क्रीपी सी स्माइल देकर। तो इसे डांटती हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है और यही कि ऐसा क्यों किया। लेकिन वो इसी तरह दांत निकाल कर मुस्कुराता रहता है और कुछ नहीं बोलता। अब जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती हैं तो इनको याद आता है कि घर में तो कोई है भी नहीं मेरे अलावा और सारे तो गए हुए हैं। जैसे ही ये याद आता है तो वो वापस कमरे में आकर देखती हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ये वाज़ह हो जाता है कि वो अवैस नहीं बल्कि कोई और मखलूक थी जो परेशान करने आई थी और फिर बाद में चली गई। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम आसिया है और हम फेडरल बी एरिया में रहते हैं। वहाँ पर एक ग्राउंड है जिसे टी ग्राउंड कहते हैं। वहाँ पर मशहूर है कि वहाँ जिन्नातों का बसेरा है। इस इलाके में काफ़ी सारे बुजुर्ग लोगों को एक चुड़ैल भी नज़र आ चुकी है। तो ये आज से 25 साल पहले का वाक़या। तो टी ग्राउंड की एक तरफ हमारा घर था और दूसरी तरफ मेरी अम्मी की एक दोस्त थी जिससे हम चुदरान आंटी कहते थे। हम उनको चुदराइन आंटी इसलिए कहते थे कि वो पंजाब से आई थी और वो अच्छी खासी मोटी ताज़ी थी और वो काफ़ी अच्छी थी और वो काफ़ी अमीर थी उस ज़माने में, इसलिए सब उनको चुदरान कहते थे। और इनके शौहर को चौधरी साहब। तो मैं इनके घर काफ़ी वक्त गुजारती थी। हम लोग 9 बहन भाई थे। तो मैं अक्सर रात को 9 बजे या 10 बजे इनके घर चली जाती थी। मैं भी उनके साथ चली जाती थी। मेरे भाई हमें छोड़ कर जाते थे। हमारे यहाँ वीसीआर नहीं था जबकि आंटी के घर में था और इनके हस्बैंड कनाडा चले गए। वो अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ रहती थी। तो मैं और अम्मी उनके घर गए। इन्होंने मूवी मंगाई और हम लोग देखने लगे। मेरे भाई इस टाइम पुलिस में होते थे। वो हमें लेने के लिए आए तो आंटी ने कहा कि अभी तो मूवी आधी रहती है, तुम चले जाओ, सामने ही तो घर है, ये लोग बाद में आ जाएंगे। तो खैर भाई वापस चले गए और हम लोग फिर से मूवी देखने लगे। रात के 1 बजे मूवी ख़त्म हुई तो अम्मी चुदराइन आंटी से बातें करने लगी। फिर हम लोग उनके घर से निकले।
और जैसे ही दरवाजे से बाहर आए, सर्दियों के दिन थे, शुरू की सर्दियां थीं, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था और हमें डर भी लग रहा था। तो मैंने कहा कि अम्मी अब किस तरह से जाएंगे। जब चौधरायन आंटी अपने गेट के पास ही खड़ी हो गई तो अम्मी ने कहा कि सामने ही तो घर है, चले जाएंगे। तो जब मैंने और अम्मी ने ग्राउंड की दहलीज के अंदर कदम रखा, जब हम लोगों ने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया, तब तक आंटी दरवाजे में ही खड़ी रही और फिर हमने उनको इशारा किया कि अब अंदर चली जाएं, क्योंकि वो भी बाहर अकेली खड़ी हुई थी। तो जब हम लोगों ने आधा ग्राउंड पार कर लिया तो एक बात बताती चलूं कि उस टाइम मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। तो उनके एक पाँव में मसला था और मेरे कंधे पर हाथ रख कर चलती थी। अब तो उनका इंतकाल हो गया और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हम लोग जब जा रहे थे तो हमारे ग्राउंड में आगे जाकर एक पिच है, हमें ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हमें गैकों की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद एक बच्ची बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए हमारी तरफ आई और हाँ, हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ने लगी। बताती चलूँ कि जब हमने गैकों की आवाज़ सुनी तो अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और जब वो बच्ची आकर हमारे पास गिरी तब तक अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़कर इर्द गिर्द हिसार बांध दिया था। तो वो बच्ची पलटी और पलटकर हवा में आ गई और इसके बाद वो गायब हो गई। हम लोग तेज तेज कदमों से घर की तरफ आए। मैं तो भाग सकती थी, तो खैर जैसे तैसे करके हम लोग घर पहुंचे और इसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। तो अदान भाई, ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं लाहौर का हूँ। ये कहानी पाकिस्तान के शहर लाहौर की है। लाहौर में एक पुराना मोहल्ला है जिसका नाम अनारकली है। यहाँ एक पुराना घर था जो अरसे से खाली पड़ा था। मकामी लोग कहते हैं कि ये घर आसेब ज़दा है और वहाँ से रात के वक्त अजीब आवाज़ें आती हैं। उस घर में कई साल पहले एक ख़ानदान रहता था, लेकिन एक हादसे में उस ख़ानदान के तमाम अफराद हलाक हो गए थे। एक दिन एक शख्स नाम खालिद, जो कि लाहौर में नौकरी की तलाश में था, उस घर के मालिक से मिला। घर का किराया बहुत कम था और खालिद को फौरी तौर पर रिहाइश की ज़रूरत थी, लिहाजा उसने घर किराए पर ले लिया। मोहल्ले वालों ने उसे कई बार खबरदार किया, लेकिन उसने इनकी बातों को संजीदा नहीं लिया। पहली रात खालिद ने सुकून से गुजारी, लेकिन दूसरी रात से ही इसे अजीबोगरीब वाक़यात का सामना करना पड़ा। रात के वक्त दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। फर्श पर किसी के चलने की आवाज़ें आती थीं और कभी कभी इसने किसी की सरगोशियाँ करने की आवाज़ भी सुनी। एक रात खालिद अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक इसकी आंख खुल गई। इसने देखा कि कमरे में दीवारों पर साए चल रहे हैं। ये साए इंसानी शक्ल के थे, लेकिन इनके चेहरे वाज़िया नहीं थे। खालिद ने अपने आप को हौसला दिया और सोचा कि ये उसका वहम है, मगर जैसे ही इसने दोबारा सोने की कोशिश की, इसके बिस्तर के पास एक भारी कदमों की आवाज़ आई। खालिद ने अगले दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग मौलवी से बात की। मौलवी साहब ने इसे बताया कि इस घर में वाकई जिन्नात का बसेरा है और इसे वहाँ रहने के लिए कुछ दुआएं और वजीफे बताए। इन्होंने खालिद को मशवरा दिया कि वो रोज़ाना रात को ये दुआएं पढ़ा करे। मौलवी साहब ने बताया कि इस घर में एक हादसे में हलाक होने वाले ख़ानदान की रूहें और कुछ जिन्नात मौजूद हैं जो इस जगह को अपना मस्कन समझते हैं। खालिद ने मौलवी साहब की बात मानी और दुआएं पढ़ना शुरू की। कुछ दिनों बाद हालात बेहतर होने लगे, लेकिन ये बहुत थोड़े वक्त के लिए थे। एक रात जब खालिद दुआएं पढ़कर सो गया तो इसे एक ख्वाब में आया। ख्वाब में इसने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था उसे मदद मांग रही है। वो औरत कह रही थी कि उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। खालिद की आंख खुल गई और इसने देखा कि वो औरत उसके कमरे में खड़ी है। खालिद खौफ से लरस गया, फौरन मौलवी साहब को फ़ोन किया। मौलवी साहब फौरन खालिद के घर पहुंचे और इन्होंने पूरे घर में कुरानी आयात पढ़ी। इन्होंने बताया कि रूहें सुकून चाहती हैं और जब तक इनकी सही तदफीन और मग़फ़िरत नहीं की जाएगी वो इस जगह को नहीं छोड़ेंगी। मौलवी साहब ने खालिद के साथ मिलकर इस ख़ानदान की कब्रों पर जाकर फातिहा ख़्वानी की और दुआ की। दुआ के बाद खालिद ने महसूस किया कि घर में एक अजीब सा सुकून आ गया और तमाम जिन्नात और रूहें जैसे गायब हो गई। खालिद ने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और इन्हें यकीन दिलाया
वो अब इस घर को छोड़ देगा और किसी दूसरे मकान में मुंतकिल हो जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कुछ पुरअसरार मकामात होते हैं जिन्हें हम मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते। खालिद का यह तजुर्बा हकीकी था और इसने अपने ईमान और दुआ के ज़रिए उस खौफनाक सूरत हाल का मुकाबला किया। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।